बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन। मेरा नाम रायनूर है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। आज के लेक्चर का जो कंटेंट है वो है जी ई कैट मैथमेटिक्स पास पेपर्स 2019 और ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो जो स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो जो है वो मिल सके। तो ये वीडियो आपने कंप्लीट देखनी है और इसमें बहुत सारी चीज़ें डिस्कस होने जा रही हैं और ये 30 क्वेश्चंस हैं बेसिकली। जैसे कि यूटी लाहौर में ई कैट का जो टेस्ट है उसमें मैथ के 30 क्वेश्चंस होते हैं और ये 2019 में जब पेपर हुआ तो उसके बाद ये पेपर जो है वो इसके ओरिजिनल क्वेश्चंस पब्लिक में आ गए, आउट हुआ पेपर। आउट होने का ये मतलब नहीं है कि पेपर होने से पहले क्वेश्चन पेपर बच्चों को मिल जाना, ऐसा नहीं है। जब पेपर हो गया तो उसके बाद जो है वो ओरिजिनल क्वेश्चंस पब्लिक में आ गए थे। तो ये वाले सारे क्वेश्चंस ओरिजिनल हैं और मैंने भी वहीं से क्वेश्चंस कलेक्ट किए हैं और आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। तो पूरी जो है वो 30 क्वेश्चंस की ये वीडियो है जो कि मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। तो आए जी बिस्मिल्लाह करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ रैशनल नंबर। चैप्टर 1 का क्वेश्चन है रैशनल नंबर क्या होते हैं। ऐसे नंबर जिनको हम p ओवर q की फॉर्म में लिख सकें, वेयर p एंड q बिलोंग टू इंटीजर्स होता है और q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो जैसे अब पाई है, पाई एक इरेशनल नंबर है, यानी कि इरेशनल नंबर जिनको हम p ओवर q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। स्क्वायर रूट 2 और एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो रैशनल नंबर के लिए तो आप ये भी याद रख सकते हैं कि उसकी जो डेसिमल वाली जो रिप्रेजेंटेशन है, डेसिमल नंबर रिकरिंग जो होते हैं या पीरियोडिक जो होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं। तो अल्फ़ा ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। 16.333 सोन रिकरिंग डेसिमल नंबर है, तो रिकरिंग डेसिमल नंबर को हम रैशनल नंबर कहते हैं। उसके अलावा इरेशनल नंबर के लिए आप ये याद रख सकते हैं कि पाई और स्क्वायर रूट n और एक्सपोनेंशियल फंक्शन में ई स्केयर आ सकता है, ई की पावर 5 है, जो भी है। तो ये सारे जो है ये इरेशनल नंबर होते हैं। इरेशनल नंबर को हम क्यू प्राइम से डिनोट करते हैं। स्क्वायर रूट n में भी ना यहाँ पर एक नॉन स्क्वायर नंबर आना चाहिए, जैसे स्क्वायर रूट 6 है, स्क्वायर रूट 8 है, स्क्वायर रूट 2 है। तो स्क्वायर रूट के अंदर अगर नॉन स्क्वायर नंबर आ जाए तो वो भी इरेशनल नंबर होता है। और दूसरी तरह से अगर डेसिमल नंबर से हम देखें तो नॉन टर्मिनेटिंग और उसके बाद नॉन रिकरिंग जो है ये इरेशनल नंबर होते हैं। तो यहाँ से हमें करेक्ट ऑप्शन मिल गई कि ये रिकरिंग डेसिमल नंबर है 16.333 एंड सो ऑन। तो ये होते हैं रैशनल नंबर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन 2 है कि लेट रियल नंबर्स, set of integers, set of rational numbers, set of natural number denote the set of real numbers, integers, rational numbers and natural numbers respectively. Which of the following statement is true? देखिए, set of natural number is proper subset of rational, rational is proper subset of real. ओके, तो ये मैट्रिक में या ओ लेवल्स में आपने एक लाइन भी इस तरह से पढ़ी हुई है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो हैं वो प्रॉपर सबसेट होते हैं सेट ऑफ होल नंबर्स। सेट ऑफ होल नंबर जो हैं वो प्रॉपर सबसेट होते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स जो हैं वो रैशनल नंबर का प्रॉपर सबसेट होते हैं। और सेट ऑफ रैशनल नंबर जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर, और सेट ऑफ रियल नंबर जो है वो सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर का प्रॉपर सबसेट होते हैं। तो अगर आपको ये लाइन जो है, ये रिज़ल्ट जो है अगर याद हो तो इससे, इसकी हेल्प से हम ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए n, q और r तरतीब से आ रहे हैं, दरमियान वाले मिसिंग भी हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन n के बाद q और फिर r आ रहा है। अल्फ़ा ऑप्शन ठीक है। फिर n के बाद z, q और r आ रहा है, ये ऑप्शन भी ठीक है। चार्ली ऑप्शन देखें तो n के बाद इंटीजर्स फिर रियल नंबर्स आ रहे हैं, ये ऑप्शन भी ठीक है। तो डेल्टा ऑप्शन जो है वो ऑल ऑफ दी अबव, ये इसकी करेक्ट ऑप्शन है। ओके बेटा, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो
A valid expression for the shaded area in the following Venn diagram is। तो इस तरह के क्वेश्चन जो हैं ये चैप्टर 2 फर्स्ट ईयर का है और वेन डायग्राम से क्वेश्चन भी बड़ा इम्पोर्टेंट पूछा जाता है। तो सबसे पहले आप देखें कि 3 सेट्स हैं ए बी सी और उसका ये वाला शेडिड पार्ट है और उसके बाद ये शेडिड पार्ट है। अगर आप इसको देखें तो इसमें इस पार्ट में जो ये शेडिड पार्ट है इसमें सी नहीं है, ये बेसिकली सी कम्प्लीमेंट और ए और बी का इंटरसेक्शन है। ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन सी कम्प्लीमेंट है ये वाला सिर्फ पार्ट। अब देखें ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, सी तो सारा है, मतलब ए इंटरसेक्शन बी में तो ये आएगा और यूनियन सी में ये भी आएगा, तो ये वाला अल्फ़ा पार्ट जो है इसके मुताबिक ये पार्ट आना चाहिए, तो अल्फ़ा जो है वो करेक्ट नहीं है। बीटा ऑप्शन देखें तो ए इंटरसेक्शन बी के साथ इंटरसेक्शन सी कम्प्लीमेंट है, सी कम्प्लीमेंट इतना पार्ट तो ये ठीक है, लेकिन उसके बाद यूनियन सी है, तो सी के लिए तो ये वाले पार्ट तो अनशेडेड है, तो यूनियन सी में तो ये सारा सेट आना चाहिए, तो ये तो अनशेडेड है, तो बीटा ऑप्शन भी नहीं हो सकती। अब चार्ली ऑप्शन में देखें तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कम्प्लीमेंट, ये जो इतना सा पार्ट है ना ये वाला, ये ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कम्प्लीमेंट को डिनोट कर रहा है। फिर यूनियन है ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी, ए कम्प्लीमेंट जो है, ए कम्प्लीमेंट जो है वो ये आएगा, ये वाला पार्ट इतना सही है, ये वाला पार्ट ए कम्प्लीमेंट है। इसका इंटरसेक्शन सी लें तो ये बनता है ये वाला पार्ट, तो अब ये तो अनशेडेड है, तो इसलिए चार्ली ऑप्शन भी नहीं हो सकती। अच्छा, यहाँ पर डेल्टा ऑप्शन पे गौर करें तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कम्प्लीमेंट, तो ये ऊपर वाला पार्ट है, पोर्शन है जो शेडेड है। उसके बाद यूनियन है किसके साथ, ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन सी, यानी कि ए कम्प्लीमेंट इतना सा पार्ट, ए कम्प्लीमेंट में ये पार्ट भी आता है, बी कम्प्लीमेंट में सिर्फ ये वाला पार्ट, और इंटरसेक्शन सी के साथ ही उनका इंटरसेक्शन, तो ये डेल्टा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल इसकी करेक्ट ऑप्शन बनती है। समझ रहे बात आप? ओके, तो इस तरह से ऑप्शन से आप आंसर जो है वो तलाश कर सकते हैं, इसमें कोई फार्मूला कोई ऐसी चीज़ नहीं लग रही। अब चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4। द कॉम्प्लेक्स वेरिएबल z इज इक्वल टू ई की पावर माइनस आयोटा थीटा टी इज़ डिफाइंड फॉर टी रियल, द मॉडुलस ऑफ z इज़। द मॉडुलस ऑफ z जो है कॉम्प्लेक्स नंबर का जब हम मॉड फाइंड करते हैं तो z मॉड आता है रियल पार्ट का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर एंड होल स्क्वायर रूट, और मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 होता है हमेशा। अब यहाँ पर आप देखें तो ये जो फॉर्म है z इज इक्वल टू ई की पावर माइनस आयोटा थीटा टी, अब ऐसा क्वेश्चन तो आपने एफएससी लेवल पे नहीं पढ़ा हुआ, एफएससी लेवल पे इस तरह का क्वेश्चन नहीं है। ये आगे ए लेवल्स में एफएससी के जो इक्विवेलेंट ए लेवल है उसमें इस तरह के क्वेश्चन हैं, और इसको बोलते हैं आइलर फार्मूला, आइलर फॉर्म, ठीक है, आइलर फॉर्म, ठीक है। अब थीटा आ गया। अब इससे पहले मैं आपको एक और बात बता दूं, जैसे z इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी है, तो ये कौन सी फॉर्म है, इसको हम बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म या कार्डियन फॉर्म भी बोलते हैं। एक होती है पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जिसमें हम a को r कोस थीटा लेट करते हैं और जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसको हम r साइन थीटा लेट करते हैं, r कॉमन लेते हैं और कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और इसको सिंपल करके आप CIS और थीटा भी लिख लेते हैं, C मीन कोस, I मीन आयोटा और S मीन साइन, तो ये होती है पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म, और ये है कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है जी। अब ये दोनों तरह से क्वेश्चन नहीं उसने पूछा, लेकिन ये जो आइलर फॉर्म है ई की पावर माइनस आयोटा थीटा एक्स, इसकी जो जनरल फॉर्म है, हमें तो क्वेश्चन चाहिए बस, ये आता है कोज एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स, ये इसकी जनरल फॉर्म है, ई की पावर आयोटा एक्स इज इक्वल टू कोज एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स। अब यहाँ पे आप x की जगह पे माइनस थीटा टी पुट कर दें, तो ये बन जाएगा z इज इक्वल टू कोज
माइनस थीटा टी प्लस आयोटा साइन माइनस थीटा टी। तो अब कोस के एंगल में माइनस जो है वो ख़त्म हो जाता है और कोस थीटा टी आ जाएगा, और साइन के एंगल में माइनस जो है वो बाहर आ जाता है तो साइन थीटा टी आ जाएगा। अब इसका जो है वो मॉडुलस लेना है, तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करें तो ये आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा टी प्लस साइन स्क्वायर थीटा टी, और होल स्क्वायर रूट करते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी है, फंडामेंटल आइडेंटिटी है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये 1 आ जाएगा, और 1 का स्क्वायर रूट जो है वो 1 होता है, तो इसकी करेक्ट ऑप्शन बनेगी बीटा बनेगी। ओके बेटा, तो क्वेश्चन 4 जो है थोड़ा सा ट्रिकी था क्वेश्चन, लेकिन यह है कि आप ई की पावर माइनस आयोटा थीटा पोलर फॉर्म है और उसका मॉडुलस लें तो ये 1 ही बनेगा, ये 1 ही बनेगा। ओके, बाकी ये थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है आपको समझाने के लिए। क्वेश्चन देखिएगा 5, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। सेट में अगर हम ये जैसे ऑर्डर पेयर में हैं तो हम इनकी जो जगह है, प्लेस जो है वो चेंज कर सकते हैं, यानी कि आप इसकी चेंज पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन सेट्स जो है वो कर सकते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 है तो 3 4 ऑर्डर पेयर पहले लिख लिया, 1 2 बाद में लिख लिया, 5 6 बाद में लिख लिया, कोई इशू नहीं है, लिखा जा सकता है, ये सेट रहेगा। उसमें उन्होंने बोला है कि कौन सा सेट जो है या ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट जो है वो डिफरेंट है। चार्ली ऑप्शन देखे 1 2 है, ये 3 4 था तो ये 4 3 उसने लिख दिया, और ये 5 6 है, यहाँ पर 5 6 3 4 और 1 2 वैसे ही हैं, ऑर्डर पेयर में तरतीब ठीक है इनकी, लेकिन चार्ली ऑप्शन में 3 4 को उसने 4 3 लिख दिया, तो ये डिफरेंट लग रहा है, सबसे ये डिफरेंट लग रहा है, तो ये चार्ली ऑप्शन इसकी करेक्ट ऑप्शन है बेटा। ओके, आसान था ये क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट 2 क्वेश्चन जो हैं वो इस स्टेटमेंट से रिलेटेड हैं। फॉलोइंग 2 questions relate to a system of linear homogeneous equations expressed as matrix form as follows। तो types of solutions of system of linear equations पर मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है, बाकायदा चैप्टर 3 पर कंप्लीट में मेरे नोट्स पड़े भी हैं, मैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा आप लोगों से, वो भी देखिएगा, जिसमें हम 3.5 का जब हम चार्ट बनाते हैं होमोजीनियस सिस्टम और नॉन होमोजीनियस सिस्टम को डिस्कस करते हैं। होमोजीनियस सिस्टम जो है, जैसे ये जो मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स हैं, फिर उसमें ये एक्स वाई जी वेरिएबल्स हैं और ये 0 0 0 हैं। आपको पता है कि जब हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो उसका जो सॉल्यूशन होता है वो हमेशा डिपेंड करता है कोफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स पे। कोफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स जो है उस पर उसका सॉल्यूशन जो है वो डिपेंड करता है। तो ये है जो होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। होमोजीनियस सिस्टम में 2 तरह से सॉल्यूशन होता है। ये वैसे तो होमोजीनियस सिस्टम का सॉल्यूशन ऑलवेज कंसिस्टेंट होता है, और फर्स्ट होता है कि अगर, बल्कि अभी उसने पूछा है रैंक के बारे में, पहले तो मैं आपको रैंक की बात करता हूँ, फिर उसके बाद हाउ मैनी सॉल्यूशंस डज दिस सिस्टम, तो फिर जो मैं बात अभी स्टार्ट करने लगा था वो नेक्स्ट क्वेश्चन 7 में मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करता हूँ। पहले एक बात करते हैं रैंक की। रैंक क्या होता है बेटा? 3.4 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 10 में आप ये पढ़ते हैं। तो रैंक बेसिकली नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज़ इन रिड्यूस एचिलन फॉर्म होता है बेसिकली फार्मूला, इन एचिलन फॉर्म। वैसे एंटी टेस्ट में आप सिंपल एचिलन फॉर्म में भी चेंज कर लें और उसको उसके बाद नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज़ बता दें, वो भी रैंक होता है। बुक के मुताबिक, टेक्स्ट बुक के मुताबिक जो डेफिनेशन है वो है नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज़ इन रिड्यूस्ड एचिलन फॉर्म। ओके, तो अभी हम इसको सिर्फ एचिलन फॉर्म में चेंज करेंगे, क्योंकि हमारे पास जब एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं ख़ासतौर पे एंटी टेस्ट के, तो टाइम बहुत शॉर्ट है, वो 1 मिनट से भी कम टाइम है हमारे पास, ठीक है। तो उस लिहाज से तैयारी भी बेहतर होनी चाहिए और क्वेश्चंस भी करेक्ट और थोड़ा स्पीड से करने चाहिए। जैसे इसका मैट्रिक्स देखें 1 0 0 0 1 0 1 1 0,
अच्छा, पहली बात तो ये कि रैंक जो है ना किसी भी मैट्रिक्स का कभी भी ज़ीरो नहीं होता, डेल्टा ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकती। हाँ, 1 2 3 रैंक हो सकता है। अब यहाँ पर देखें तो ये एचिलन फॉर्म में इसको चेंज करें। फर्स्ट जो एलिमेंट है, लीडिंग एलिमेंट, वो 1 है, उसके नीचे आप ज़ीरो बनाएं। तो मैं सिंपल यहाँ पे ज़ीरो बनाने के लिए लिख सकता हूँ R3 माइनस R1 करो, तो ये बन जाएगा 1 0 0 0 1 0 1 माइनस 1 0, फिर 1 माइनस 0 किया 1 और 0। ओके, अब मैं इस यहाँ पे जो है बड़ा आसानी से ज़ीरो बना सकता हूँ। तो मैं लिखता हूँ R3 माइनस R2, तो ये आ जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1 माइनस 1 0 और 0। तो देखें एचिलन फॉर्म में चेंज कर लिया हमने, यानी कि मेन डायगोनल में 1 1 बनाने होते हैं और मेन डायगोनल के नीचे जो है वो 0 0 होने चाहिए। तो और दूसरा नंबर ऑफ नॉन जो ज़ीरोज़ हैं, जैसे जैसे आप रो में आगे बढ़ें तो वो बढ़ने चाहिए। तो यानी कि एचिलन और रिड्यूस एचिलन फॉर्म का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो ये बेटा एचिलन फॉर्म में चेंज हो गया। इसमें देखें नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो रोज़ 2 है, तो इसका जो रैंक है वो 2 है जी। ओके बेटा, अब देखें तो इसमें हमारे पास रैंक हमने फाइंड कर लिया, इसका रैंक 2 है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें तो हाउ मैनी सॉल्यूशंस डज दिस सिस्टम हैव। जैसे अभी उन्होंने जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें ये हमारे पास ए है, ये एक्स है और ये बी मैट्रिक्स है। बी मैट्रिक्स यहाँ पर 0 है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ए एक्स इज इक्वल टू 0, ए एक्स इज इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन 7 में उसने पूछा बेटा कि हाउ मैनी सॉल्यूशंस डज दिस सिस्टम हैव, इस सिस्टम के कितने सॉल्यूशंस होंगे। अब क्योंकि ये होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, तो होमोजीनियस के लिए सबसे पहले जो होगा, अगर ए डिटर्मिनेंट इज़ नॉट इक्वल टू 0 है तो इसका सोल्यूशन होगा ट्रिवियल सोल्यूशन होगा। और ट्रिवियल सोल्यूशन आपको पता है कि यूनिक सोल्यूशन होता है, और इसमें x1 x2 और x3 की जो वैल्यू है वो 0 होती है, और इसको आप यूनिक सोल्यूशन भी कहते हैं। इसके बाद अगर होमोजीनियस सिस्टम में ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 हो तो इसको नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन कहते हैं। आप वो वीडियो लाजमी देखिएगा, बड़े अच्छे से मैंने ना चार्ट बना के, तो मैं फ्रूट चार्ट कहने लगा था, सही है, तो चार्ट बना के मैंने उसको बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, मैं लिंक ज़रूर शेयर करूँगा आपसे। तो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 है होमोजीनियस सिस्टम में, तो ये नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होता है, और नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन जो है वो इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन होता है। ठीक है, अब नॉन होमोजीनियस की बात करें तो उसमें भी ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 की कंडीशन है लास्ट वाली, और उसमें वो नो सोल्यूशन होता है, और नो सोल्यूशन के लिए वो रैंक ऑफ ए बी इज़ नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए होता है। तो वो सारी डिटेल आपको पता होनी चाहिए, अजबर आनी चाहिए सारी डिटेल। यहाँ पर अब बेटा आप देखें तो हाउ मैनी सोल्यूशन डज दिस सिस्टम हैव, तो हमने इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। सबसे पहले देखें 1 0 0 0 1 0 1 1 0 डिटर्मिनेंट लिया, तो ये आ जाएगा 1, एक्सपेंड बाय R1 किया, तो फर्स्ट कॉलम डिलीट करो, तो 1 इंटू 0 0 माइनस लिखा डिटर्मिनेंट का 1 इंटू 0 0, बाकी माइनस 0 सेकेंड एलिमेंट प्लस 0 थर्ड एलिमेंट वो भी 0 हो जाएगा। तो इसका जो डिटर्मिनेंट है बेटा वो 0 आ गया। अब ये नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है, तो ये है इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, मींस के इन्फिनिटी इसका ऑप्शन है, जो कि अल्फ़ा ऑप्शन है बेटा। उम्मीद है कि आपको इसकी बड़े अच्छे से समझ आ रही होगी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 8, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ b डज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस से इंटरसेक्ट x एक्सिस एट सिंगल पॉइंट। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ है वो हमेशा पैराबोलिक होता है, और पैराबोलिक के बाद अपवर्ड और डाउनवर्ड ग्राफ जो है वो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट पे डिपेंड करता है, कि अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव हो तो अपवर्ड ग्राफ बनेगा, अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव हो तो डाउनवर्ड ग्राफ बनेगा।
यहाँ पर उन्होंने कह दिया है कि इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट सिंगल पॉइंट, जब वो सिंगल पॉइंट पे कट कर रहा है तो इसके बाद लाजमी बात है कि इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो इज़ इक्वल टू 0 होगा। अगर 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा होता पैराबोलिक ग्राफ तो डिस्क्रिमिनेंट इज़ ग्रेटर दैन 0 आना था, और अगर किसी भी पॉइंट पे कट ना कर रहा हो तो फिर आना था डिस्क्रिमिनेंट इज़ लेस दैन 0। यानी कि, और दूसरी बात यह है कि जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो इसके या तो क्वाड्रेटिक फार्मूले से हम इसको सॉल्व करें या फैक्टर बनाएं, तो या तो दो रियल रूट्स आएंगे या दो कॉम्प्लेक्स रूट्स आएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आंसर हमेशा 2 रूट्स आती हैं। ओके, अच्छा अब देखिएगा एक ये चीज़ कि अगर वो पैराबोलिक ग्राफ एक पॉइंट पे कट कर रहा हो, एक पॉइंट पे, तो फिर तो डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 होगा। अगर वो 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा हो फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर दैन 0 होगा, और अगर वो किसी भी पॉइंट पे कट ना कर रहा हो तो फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस दैन 0 होगा। ये 3 बातें आपने याद रखनी है। यहाँ पे वो कह रहा है कि वो एक पॉइंट पे कट कर रहा है, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 होगा, तो मैंने लिखा यहाँ पे y इज इक्वल टू ax स्क्वेयर प्लस 2bx प्लस a। यहाँ पे जो b की वैल्यू है वो है 2b, तो 2b का स्क्वेयर आ गया, माइनस 4a की वैल्यू क्या है, a है, और c की वैल्यू भी a है, इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा 4b स्क्वेयर माइनस 4a स्क्वेयर इज इक्वल टू 0, 4b स्क्वेयर इज इक्वल टू 4a स्क्वेयर, b स्क्वेयर इज इक्वल टू a स्क्वेयर। दोनों तरफ स्क्वेयर रूट लें तो b इज इक्वल टू प्लस माइनस a भी लिखा जा सकता है, और a इज इक्वल टू प्लस माइनस b भी लिखा जा सकता है। ओके बेटा, अब यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बीटा, b इज इक्वल टू प्लस माइनस a। बड़ा इंपॉर्टेंट ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है। ओके, तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा। ओके बेटा, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। अ कमेटी ऑफ नेशनल असेंबली। तो ये क्वेश्चन पढ़ने से पहले एक बात कि बड़ी स्टेटमेंट वाला जो क्वेश्चन होते हैं तो उसको आपने गौर से एक ही दफ़ा पढ़ना है, यानी कि इतना टाइम नहीं है पेपर में कि आप उसको बार बार पढ़ें, और उसको अच्छे से आपने एक दफ़ा ही पढ़ना है, और जो इन्फॉर्मेशन दी हो वो आपने लिखते जाना है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो उसको सॉल्व करने का हमें मुश्किल होगी, और मेरा ख्याल है कि वो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। तो आप उसको कोशिश करें कि एक दफ़ा ही क्वेश्चन पढ़ें। अ कमेटी ऑफ नेशनल असेंबली कंप्राइजेज ऑफ 4 मेल जो हैं वो 4 हैं, और एंड 3 फीमेल मेंबर्स। इफ़ अ सब कमेटी कंसिस्टिंग ऑफ 2 मेल, इसमें से हमने 2 सेलेक्ट करने हैं, 2 मेल सेलेक्ट, और एंड 2 फीमेल मेंबर्स इज़ टू बी फॉर्म्ड। आर की वैल्यू यहाँ पे 2 है, 2 फीमेल जो है मेंबर सेलेक्ट करनी है। हाउ मैनी डिफरेंट कम्बिनेशंस आर पॉसिबल। वैसे तो यहाँ पे कम्बिनेशंस भी डायरेक्ट उसने पूछ लिए हैं, वो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता था कि हाउ मैनी डिफरेंट कमेटीज़ आर पॉसिबल। तो कमेटीज़ के लिए हमेशा हम कम्बिनेशन जो है वो यूज़ करते हैं, और अरेंजमेंट्स अगर वो पूछे तो हमें परमुटेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे देखें आप 4 में से 2 सेलेक्ट कर लें, 4c2, और यहाँ से 3 में से 2 सेलेक्ट कर लें, 3c2। तो कम्बिनेशन का रूल है कि जितने नीचे वैल्यू पड़ी है 2, तो 4 को आप उतनी प्लेस पीछे ले जाएं, 4 3, और नीचे 2 1 लिख लें, 2 को भी एक्सपेंड कर लें। 3c2 है तो 3 को आप 2 प्लेस पीछे ले जाएं और नीचे 2 का फैक्टोरियल ले लें, या 2 × 1 कर लें, इसको सॉल्व कर लें। 2 3 आर 6 और 3, तो इसका आंसर आ जाएगा 18, जो कि अल्फा ऑप्शन है जी। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कंप्लीट हो गया इस तरह से। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। अ बैग कंटेन्स 4 रेड बॉल्स। रेड कितनी है 4, ग्रीन जो है वो 3 है, और ब्लू बॉल जो है वो 1 है। अ स्टूडेंट पिक्स 2 balls फ्रॉम द बैग वन आफ्टर एन अदर
विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब है कि अगर 2 बॉल्स आपने पिक कर ली हैं, उस बॉक्स में से, उस बैग में से निकाल ली हैं, तो दोबारा वो देखकर बॉल्स दोबारा उस बैग में नहीं रखनी। विदाउट रिप्लेसमेंट वो बाहर ही पड़ी रहेंगी। उसके बाद अंदर जो बैग में पड़ी हैं बॉल्स, फिर वहाँ से 2 पिक करेंगे और इस तरह करके आप इससे वो बॉल्स देखेंगे, पिक करेंगे। तो गिवन दैट द फर्स्ट बॉल इज़ पिक्ड इज़ ब्लू, अगर फर्स्ट बॉल जो है वो ब्लू हो और उसको बाहर रख दें, तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड बॉल इज़ आल्सो ब्लू। वेरी सिंपल, बॉल तो ब्लू एक है, एक बॉल बाहर पिक करके आपने रख लिया है, तो दोबारा तो वो बैग में नहीं डालनी, क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। तो दोबारा बैग में तो ब्लू बॉल है ही नहीं, तो ये एक इम्पॉसिबल इवेंट है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट जो होती है वो 0 होती है, अल्फा ऑप्शन बनेगी। ओके, सीधा सीधा क्वेश्चन था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो y इज इक्वल टू log स्क्वेयर रूट एक्स क्यूब ओवर एक्स की पावर -3। देन इसको सॉल्व करते हैं। तो आप सिंपल पहले ऊपर जो वैल्यूज़ हैं इसको सॉल्व कर लें। तो स्क्वेयर रूट एक्स क्यूब स्क्वेयर रूट ओवर एक्स की पावर -3, मैं इसको उठा लेता हूँ और इसको सिंपल करता हूँ। देखिए दोनों के ऊपर स्क्वेयर रूट है, तो अंदर वाली वैल्यू को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो x की पावर 4 आ गई और x की पावर -3 ऊपर जाके +3 हो जाएगा। x की पावर 4 का स्क्वेयर रूट है तो x स्क्वेयर हो जाएगा, और x की पावर 3 तो x की पावर 5 बन जाएगा। तो आप जल्दी से ये कैलकुलेशन अपने माइंड में भी कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा log x की पावर 5 शुरू में आ जाएगा। तो log x बेस x जो है वो 1 के इक्वल होता है, तो 5 इसका आंसर बनेगा। यानी कि जिस नंबर का log ले रहे हो और वही बेस में आ जाए तो वो हमेशा 1 के इक्वल आता है। तो आपने जस्ट इसको सिंप्लीफाई करना है। ओके, वहीं पर ही आप लिख लें x की पावर 5 शुरू में आया, बाकी ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो क्योंकि आपको समझा रहा हूँ, हर स्टेप समझा रहा हूँ, तो मेरा तो ये काम है आपको अच्छे से समझाना। बाकी यह है कि आप जल्दी से कैलकुलेशन करें तो y की जो वैल्यू है वो 5 आपको मिल जाएगी। अब चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 है, फाइंड अ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x इफ़ log x बेस 3 इज इक्वल टू log 2x माइनस 1 बेस 9। तो इस तरह का जो क्वेश्चन है, वैसे तो ये कैलकुलेशन से भी हो जाएगा, लेकिन काफ़ी लेंथी क्वेश्चन बन जाएगा, जिसमें हमें लाज जो हैं लोगरिथम के वो लगाने पड़ेंगे और कंप्लीट ये सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन उस तरह से ये मुश्किल है, और क्योंकि ये MCQ है तो थोड़े टाइम में हमने इसको सॉल्व करना है। तो इसको अब बैक सॉल्व से करें। जैसे मैं x की वैल्यू 0 पुट करता हूँ, यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट की, तो log 0 जो है वो log 0 क्या होगा, अनडिफाइंड होता है। log 0 की वैल्यू क्या होती है, अनडिफाइंड। log 0 अनडिफाइंड, ठीक है जी। और अगर मैं x की जगह पे 1 पुट करूँ, x इज इक्वल टू 1, तो log 1 3 और log ऊपर भी 2 माइनस 1 बेस 9, ये 0 के इक्वल आएंगे। दोनों log 1 बेस 3 और log 1 बेस 9 इज इक्वल टू 0 होंगे। ये अब कैलकुलेटर से मैं आपको वेरीफाई भी करवा देता हूँ। जैसे ये log का बटन दबाया और log 3 और log 1 बेस 3 लिखा मैंने, आपको नज़र आ रहा है ना, इस तरह से। तो देखें 0। इसी तरह से अगर मैं इसमें लिख दूँ 9 और बेस जो है और जिसका log ले रहे हैं वो 1 है, तो ये 0। इसका ये मतलब है कि log 1 और बेस कुछ भी हो तो वो हमेशा 0 के इक्वल आता है। तो ये x इज इक्वल टू 1 पे डिफाइन है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रहा है, तो इसकी करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगी, बीटा बनेगी। ओके बेटा, अब चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन 13 पर। तो देखते जाइएगा, साथ साथ रहिएगा आप लोग। अब फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन इंटू 2x प्लस थीटा एट व्हाट वैल्यूज ऑफ x इन रेडियंस इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। अब देखें एफ ऑफ एक्स की जगह पे मैं 0 लिख देता हूँ, तो ये बन जाएगा साइन इंटू 2x प्लस थीटा इज इक्वल टू 0। तो 2x प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0। ये चैप्टर 14 में एक लाइन लिखी हुई है
सोल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में कि साइन इनवर्स ज़ीरो की जो वैल्यू है ये 0 प्लस माइनस पाई प्लस माइनस 2 पाई प्लस माइनस 3 पाई एंड सोन चलता जाता है, तो इसको वो n पाई लिख लेता है और n बिलोंग करता है सेट ऑफ इंटीजर्स को। अब यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं उसमें k जो है वो लिखा हुआ है, k इज़ एनी इंटीजर, तो साइन इनवर्स ज़ीरो को हम लिख सकते हैं k पाई, ठीक है, क्योंकि साइन ज़ीरो भी ज़ीरो होता है, साइन पाई भी ज़ीरो होता है, साइन 2 पाई भी ज़ीरो होता है, साइन 3 पाई भी ज़ीरो होता है, तो इसलिए इसको k पाई लिख लें। यहाँ से हम थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, k पाई माइनस टू एक्स हो जाएगा, और हमने यहाँ से वैल्यू निकालनी है x की, तो 2x इज इक्वल टू k पाई माइनस थीटा और x की वैल्यू आ जाएगी k पाई माइनस थीटा ओवर 2। ओके, तो इसकी करेक्ट ऑप्शन बेटा बनेगी डेल्टा k पाई माइनस थीटा ओवर 2 व्हेन k इज़ एनी इंटीजर। ओके बेटा, डेल्टा ऑप्शन इसकी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन देखिएगा 14, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इज़ नॉट कंटिन्यूअस। देखिए ये जो क्वेश्चन है चैप्टर 11 का है। 11.2 में जब आप ग्राफ पढ़ते हैं, ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो साइन और कोस का जो ग्राफ है ये कंटिन्यूअस होता है, यानी कि ये वेव की शक्ल में होता है। जैसे साइन का ग्राफ मैं बनाता हूँ तो इस तरह से ये बनता है ग्राफ, ओके, और कोस का ये साइन का ग्राफ मैंने बनाया, और कोस का ग्राफ अगर बनाए तो इस तरह से, ठीक है जी, ये बनता है, ठीक है, ये कोस का ग्राफ, तो ये वाला। अब साइन और कोस का ग्राफ जो है ना ये एक कंटिन्यूअस ग्राफ बनता है। ओके, अच्छा, दो अगर साइन और कोस ऐड हो रहे हो या डिफरेंस हो तो फिर भी उनका ग्राफ जो है वो कंटिन्यूअस ही होगा। अगर दो कंटिन्यूअस फंक्शन का जो ग्राफ है, दो कंटिन्यूअस फंक्शन को हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो उनका ग्राफ भी कंटिन्यूअस ही होगा। जैसे अल्फ़ा ऑप्शन तो अब जो है वो ये कंटिन्यूअस ही है, साइन और कोस ऐड हो रहे हैं ये भी कंटिन्यूअस ग्राफ बनेगा, कंटिन्यूअस फंक्शन है। कोस और माइनस साइन ये भी कंटिन्यूअस फंक्शन बनेगा। तो सीकेंट का जो ग्राफ है, सीकेंट और कोसीकेंट का जो ग्राफ है, ये आपने देखा होगा कि पैचेस में बनता है, जैसे ये वाला, और इस तरह से ये ग्राफ बनता है इस तरह से। ओके, ये वाला ग्राफ। तो सीकेंट और कोसीकेंट का जो ग्राफ है ये कंटिन्यूस फंक्शन नहीं है। इसका जो ग्राफ है वो समझ लें कि पीरियोडिक भी नहीं बनता, पीरियोडिक नहीं, वेव की शक्ल में नहीं बनता। तो नॉट कंटिन्यूस का जो ग्राफ बनेगा, यहाँ पर जो नॉट कंटिन्यूस है फंक्शन वो है सीकेंट थीटा। ओके बेटा, क्लियर है ये क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15, इफ़ x इज इक्वल टू साइन 22.5 डिग्री माइनस कोस 22.5 डिग्री का होल स्क्वायर है, व्हाट इज़ x। तो इसका सिंपल आप स्क्वायर ओपन करें तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर 22.5 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 22.5 डिग्री माइनस 2 साइन 22.5 एंड कोस 22.5, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर जो है वो हमने ओपन कर लिया। अब ये आइडेंटिटी है, फंडामेंटल आइडेंटिटी, एंगल सेम है, साइन कोस का स्क्वायर है प्लस है तो ये 1 के इक्वल आ जाएगा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब ये जो है ये हाफ एंगल आइडेंटिटी है, यानी कि 2 साइन थीटा कोस थीटा जो है वो साइन 2 थीटा के इक्वल होता है। तो साइन 2 इंटू 22.5 डिग्री ये आ जाएगा साइन 45। साइन 45 क्या होता है, 1 ओवर स्क्वायर रूट 2, एलसीएम ले लो तो स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 2। ओके, यहाँ पर जो फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं वो हाफ एंगल फार्मूला है, 2 साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू होता है साइन 2 थीटा बेटा। ओके, तो बड़ा आसान ये कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन था, तो ये कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16 पर। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन है आपने एफएससी में तो नहीं पढ़े हुए,
लेकिन ये पूछा जा सकता है, बल्कि आया भी आपके सामने क्वेश्चन है। तो इफ़ x इज इक्वल टू समीशन n अप्रोचेज n इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी स्टार्ट टू लास्ट टर्म है n इज इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी और 0.5 टू होल पावर n, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x। इसको सॉल्व करते हैं। तो हम इसको ना ब्रेक कर लेते हैं कि n इज़ इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से n इज़ इक्वल टू 0 और 0.5 की होल पावर n प्लस n इज़ इक्वल टू 0 टू n इज़ इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी एंड 0.5 की होल पावर n। ओके, अब इसको हम अलग-अलग सॉल्व करते हैं। अब यहाँ से जो स्टार्ट हो रहा है माइनस इन्फिनिटी टू 0 है, अगर मैं यहाँ पे -1 लिखता हूँ, या मज़ीद इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं n इज़ इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू n इज़ इक्वल टू 0, 0.5 को हम 1/2 भी लिख सकते हैं। इसी तरह n इज़ इक्वल टू 0 टू n इज़ इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी और 1/2 की होल पावर n। अब देखिएगा बेटा, यहाँ पर मैं अगर -1 लिखता हूँ, -1, तो ये 1/2 की पावर -1, 2 की पावर -1 ऊपर आएगा तो ये बन जाएगा 2 की पावर 1। फिर n की जगह पे मैं -2 लिखता हूँ तो ये बन जाएगा 2 की पावर 2, फिर 2 की पावर 3 एंड सो ऑन चलता जाएगा। यहाँ पर आप देखें तो n की जगह पे मैं 0 लिखता हूँ तो ये 1 बन जाएगा, n की जगह पे 1 लिखता हूँ तो 1/2, फिर 1/4, यानी कि 1/2 का स्केयर, फिर 1/8 एंड सो ऑन। एक ये सीरीज़ ज्योमेट्रिक सीरीज़ बन रही है और एक ज्योमेट्रिक सीरीज़ ये बन रही है। अब यहाँ पर आप देखें तो r की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 2 है और यहाँ पर r की वैल्यू यानी कि 1/2 है। बेसिकली जो सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ है वो a/1 - r होता है और यहाँ पर r जो है वो हमेशा r mod लेस दैन 1 होता है। फिर ही हम फार्मूला लगाते हैं सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ का। और ये भी आपको पता है कि इनफाइनाइट अरिथमेटिक सीरीज़ और इनफाइनाइट हार्मोनिक सीरीज़ जो है उसका सम नहीं आप फाइंड कर सकते, सिर्फ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ का ही सम फाइंड कर सकते हैं। और उसमें r मोड पे कंडीशन है कि r मोड जो है वो लेस दैन 1 होना चाहिए। अब यहाँ पर आप देखें तो 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 बढ़ती जा रही है, तो ये तो इनफाइनाइट को अप्रोच कर रहा है, या आप कह सकती हैं कि ये डाइवर्जेंट है, ये डाइवर्जेंट है, ठीक है, या आप इसको इन्फिनिटी भी कह सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे मैं फार्मूला लगाता हूँ तो a1 की वैल्यू 1 है और 1 - 1/2 डिवाइड बाई 1 किया तो r की वैल्यू भी 1/2 आ जाएगी। तो 1 - 1/2 करें तो 1/2 ऊपर चला जाएगा, तो इन्फिनिटी प्लस 2 क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। ठीक है, इन्फिनिटी में कोई वैल्यू आप प्लस करें माइनस करें, आंसर जो है वो इन्फिनिटी ही आता है। तो डाइवर्जेंट प्लस ये कन्वर्जेंट इसको भी कह सकते हैं, कन्वर्जेंट मीन का सोल्यूशन उसका एग्जिस्ट कर रहा है, तो डाइवर्जेंट प्लस कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट होता है और डाइवर्जेंट जो वैल्यू है वो इन्फिनिटी होती है। तो इस तरह से भी आप इसको देख सकते हैं। तो इसकी करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगी, अल्फ़ा बनेगी। ओके बेटा, ये गौर से समझ लीजिएगा क्वेश्चन, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। ओके, तो ये वैसे भी ये वैल्यू जो जा रही है बड़ी हो रही है तो ये इंक्रीजिंग है और इंक्रीज़ करते करते ये इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी। ये वैल्यू कम होती जा रही है, डिक्रीजिंग है, डिक्रीज़ हो रही है। ठीक है, तो इंक्रीजिंग प्लस डिक्रीजिंग बड़ी वैल्यू आएगी। ओके, तो बड़ी वैल्यू क्या हो सकती है, मैक्सिमम इन्फिनिटी हो सकती है, तो ये भी सेंस बनती है। तो अल्फ़ा ऑप्शन इसकी करेक्ट ऑप्शन है। अब चलते हैं जी क्वेश्चन 17 पे। तो इफ़ dy/dt इज इक्वल टू -y विच ऑफ द फॉलोइंग इज़। तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है और डिफरेंशियल इक्वेशन में जब भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको सिंपल इंटीग्रेट करते हैं और ये देखने से आपको लग रही है कि सेपरेबल इक्वेशन है। सेपरेबल इक्वेशन तो बड़ी क्लासेस में यानी कि BSc लेवल की बात है, तो अभी सिंपल ये डिफरेंशियल इक्वेशन है और ऑर्डर भी इसका 1 है। तो आप इसका इंटीग्रेट करें इसको, dy/dt इज इक्वल टू -y, तो y को इधर ले आए, dy/y इज इक्वल टू -dt, इंटेग्रल ले लिया तो ये बन जाएगा log ऑफ y इज इक्वल टू -t प्लस c, इधर से log ख़त्म करेंगे तो ये e की पावर
माइनस टी प्लस सी हो जाएगा और ई की पावर माइनस टी और ई की पावर सी। तो यहाँ से मैं ई की पावर सी जो है इसको C1 कह लेता हूँ। तो y की वैल्यू जो है वो C1 ई की पावर माइनस टी बनेगा, यानी कि C1 ई की पावर माइनस टी। अब ये जो कांस्टेंट है, एक्सपोनेंशियल की पावर कांस्टेंट है, तो इसका आंसर भी कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, तो इसलिए मैंने अदर कांस्टेंट C1 कह दिया इसको। अब यहाँ पर C1 की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3, 4 जो भी हो, कांस्टेंट मीन्स के कोई भी वैल्यूज़ यहाँ पे हो सकती है। तो अगर C1 की वैल्यू 1 हो तो ये आ जाएगा y की वैल्यू e की पावर माइनस टी, यानी कि इसको मैं y ऑफ t इज़ इक्वल टू ई की पावर माइनस टी भी लिख सकता हूँ। तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन बनेगी वो बनेगी चार्ली। ठीक है बेटा, आपने डिफरेंशियल इक्वेशन दी हो तो आपने सिंपल उसको इंटीग्रेट करना है और सॉल्व करना है। तो चार्ली ऑप्शन जो है वो इसकी करेक्ट ऑप्शन है। अब चलते हैं क्वेश्चन 18 पर। तो y इज़ इक्वल टू -1 to 1 और t mod dt विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट। तो ये मॉडुलस फंक्शन है। मॉडुलस फंक्शन में आप ये याद रखें, इसकी जो डेफिनेशन है एक्सरसाइज 1.5 में भी लिखी हुई है सेकेंड ईयर में, कि नेगेटिव x तब होगा जब x जो है वो लेस दैन ज़ीरो हो, ज़ीरो तब होगा जब x जो है वो इज़ इक्वल टू ज़ीरो हो, और पॉजिटिव x तब होगा जब x जो है वो ग्रेटर दैन ज़ीरो हो। तो ये हम y इज़ इक्वल टू -1 to 1 और t mod और dt। तो ये एक्सरसाइज 3.6 में लगभग क्वेश्चन 15 है शायद, वहाँ पर भी मॉडुलस क्वेश्चन है, मॉडुलस का क्वेश्चन है। तो बड़ा इम्पोर्टेंट, जब हम बोर्ड के लिए तैयारी करवाते हैं तो वो समझाते हैं बच्चों को। तो यहाँ पे हम इसको पहले ना ब्रेक कर लेते हैं। जैसे मैं -1 to 0 पे ब्रेक कर लेता हूँ, टी डी टी लिख लेता हूँ, और फिर 0 to 1 और टी डी टी लिख लेता हूँ। अब -1 और 0 के दरमियान देखें तो नेगेटिव वैल्यू हैं, लेस दैन ज़ीरो वैल्यू हैं। तो जब लेस दैन ज़ीरो है तो ये माइनस वैल्यू देगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये नेगेटिव वैल्यू देगा। अब 0 to 1 के दरमियान पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो इसको देखें तो मैं लिख सकता हूँ 0 to 1 टी डी टी और -1 to 0 और टी डी टी। देखें तो इसकी कौन सी ऑप्शन बन रही है करेक्ट, ऑप्शन कौन सी बन रही है, चार्ली ऑप्शन करेक्ट बन रही है। ठीक है, तो ये इस तरह से मॉडुलस का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद ये डेफिनेट इंटेग्रल है, उसमें हमने ब्रेक किया, ये चीज़ें आपके सामने हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी। अब चलते हैं क्वेश्चन 19 पर। तो अ सर्कल ऑफ रेडियस 1, यानी कि यूनिट सर्कल है, सेंटर्ड एट कोऑर्डिनेट्स z, 0 intersects a straight line at two coordinates c and d, okay, is shown in the figure below. The figure is not drawn to scale. Answer the following 3 questions using this information. नेक्स्ट जो 3 questions हैं वो इस डायग्राम पर जो है वो डिपेंड करते हैं। तो क्वेश्चन 19 देखें। इफ़ w इज़ इक्वल टू -3 एट z इज़ इक्वल टू 4, अगर w की वैल्यू -3 है, ये नेगेटिव y एक्सिस है, तो W पॉइंट जो है वो y एक्सिस के ऊपर है, ये ओरिजिन कह लें। तो W के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, x कंपोनेंट 0 होगा और y क्या होगा, -3 होगा, बिल्कुल होगा। ओके, अच्छा, अब इसके बाद जो z की वैल्यू 4 है, z की वैल्यू 4 है, तो क्योंकि z x एक्सिस के ऊपर है तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 4 और 0, यानी कि सर्कल का जो सेंटर है वो 4 और 0 बनेगा। अब हमने बताना है द इक्वेशंस ऑफ द सर्कल एंड द स्ट्रेट लाइन आर। स्ट्रेट लाइन में देखें तो हमारे पास जो, मैं ये बताता हूँ आपको, ये वाली ऑप्शन है आपके पास, यानी कि अल्फ़ा ऑप्शन है सबसे पहले। ये मैं इकट्ठे इस तरह से आपको दिखा देता हूँ, अल्फ़ा, बीटा, चार्ली और डेल्टा। अब सबसे पहले हम अगर सेंटर को देखें, यहाँ पर सर्कल का जो सेंटर है उसमें x की वैल्यू 4 है, -g की वैल्यू 4 है और -f की वैल्यू 0 है। सर्कल का जो सेंटर होता है वो -g और -f होता है, यानी कि माइनस इंटू
कोफिशेंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय 2, ठीक है ना, यानी कि माइनस 2g/2 एक्स का कंपोनेंट। तो ये -g और -f जो है वो सर्कल का सेंटर होता है। अब f की वैल्यू यहाँ पर 0 है, और ये अब देखें तो ये बेसिकली y का कोफिशेंट का हाफ होता है ना, यानी कि हमारे पास जो जनरल इक्वेशन है x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0, इसका सेंटर जो है वो -f और -g और -f होता है। तो -g बेसिकली इक्वल होगा 2g - 2g/2। x का कोफिशेंट का हाफ करें और माइनस से मल्टीप्लाई करें तो सेंटर बनता है, और फिर इसी तरह y का कोफिशेंट का हाफ करें और माइनस से मल्टीप्लाई करें तो -f उसका y कंपोनेंट बनता है। कहने का मतलब ये है कि जो बेटा इसका सेंटर है सर्कल का, उसमें y कंपोनेंट 0 है, यानी कि -f जो है वो 0 है। तो ऑप्शन में देखें तो जो y वाली ऑप्शन है, जैसे चार्ली है -8y, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकती। तो चार्ली और डेल्टा ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकती। अब बात आती है बीटा और अल्फ़ा ऑप्शन पे। अब जो बीटा ऑप्शन है उसमें ये जो लाइन है y, ये जो ए बी लाइन है, इसका इंक्लिनेशन देखें तो ये अल्फ़ा है, और इस तरह से जो लाइन बनती है इंक्लिनेशन लेस देन 90 है, तो इसकी स्लोप पॉजिटिव होगी हमेशा। अब यहाँ पर आप देखें तो y = -x - 3, तो tan अल्फ़ा = -1, तो अल्फ़ा की वैल्यू tan इनवर्स -1 135 है। तो 135 के लिए जो लाइन है वो इस तरह से बनेगी, जिसमें इंक्लिनेशन जो लाइन का होता है वो 90 से ग्रेटर होगा। तो बीटा ऑप्शन तो इसलिए नहीं बन सकती, बीटा ऑप्शन भी रॉन्ग आ गई कि उसकी जो स्ट्रेट लाइन है उसकी स्लोप, उसका जो ग्रेडियंट है वो जो है वो एक्यूट नहीं है, 90 से ज़्यादा है। हालांकि इस लाइन का जो एंगल बनेगा वो एक्यूट बनेगा, देखने से पता चल रहा है। अच्छा, दूसरी बात ये कि अब अल्फ़ा ऑप्शन पर आए ज़रा, अल्फ़ा ऑप्शन पे तो देखें यहाँ पर हमारे पास y = x - 3 है, और स्लोप लें tan अल्फ़ा = 1 है, तो tan इनवर्स 1 जो है वो 45 डिग्री बन जाएगा। उसके बाद इसका जो सेंटर है, यानी कि मैं लिख लेता हूँ 2g = -8, तो g की वैल्यू -4, तो -g और -f की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 4 और 0। तो इस तरह से आप ऑप्शन अल्फ़ा ऑप्शन से ही फ़ौरन आंसर बता सकते हैं, ठीक है बेटा। बाकी आप ऑप्शन से जैसे चार्ली और डेल्टा फ़ौरन डिलीट कर दें, क्योंकि उसमें x नहीं है, -8y वो डिलीट कर दें। फिर अल्फ़ा और बीटा पे थोड़ा सा वर्किंग कर लें, स्लोप से देख लें और उसका सेंटर फाइंड करके देख लें, आपको आंसर मिल जाएगा बेटा। ठीक है जी, समझ आ रही है आप लोगों को? देखें, मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आपको जो क्वेश्चन आ जाए उस जैसे सारी चीज़ें बता सकूं, क्योंकि ये क्वेश्चन तो आ गया है। नेक्स्ट ईयर या इस साल जो है, मतलब इस तरह का क्वेश्चन आता है तो थोड़ा सा शायद वो घुमा फिरा के और चीज़ पूछ लें। तो कॉन्सेप्ट्स में डिफरेंट आपको हर क्वेश्चन में दे रहा हूँ, उससे रिलेटेड चीज़ें, ताकि बाकी जो क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं तो वो भी आप कर सको। ओके बेटा, अब देखिएगा क्वेश्चन 20, व्हाट आर द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन इफ द इक्वेशन ऑफ सर्कल एंड लाइन एज फॉलोज। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपने फाइंड करना है। तो इस तरह का जो क्वेश्चन है, अगर मैं इन दोनों में से x और y फाइंड करने बैठ जाऊं तो बहुत टाइम लगेगा। ऐसे क्वेश्चन में बेटा आपने क्या करना है कि अपने ऑप्शन से आंसर तलाश करने हैं। ऑप्शन से जैसे मैं 2 0 3 1 इसमें पुट करता हूँ, तो आप स्ट्रेट लाइन में वैल्यू पहले पुट कर लें। अगर उसको सेटिस्फाई कर रहा है तो फिर ऊपर जो फर्स्ट इक्वेशन है थोड़ी सी, मतलब उसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी मुश्किल है, तो पहले आप स्ट्रेट लाइन में पुट करें। अगर वो पॉइंट इसको सेटिस्फाई करे तो फिर आप ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर लें। जैसे 2 0 है, 2 मैं पुट करता हूँ तो y की जगह पे 0 और x की जगह पे 2 + 2 0 आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। 3 1 इसमें पुट करें तो ये आ जाएगा 9 + 1 -18 + 8, तो 10 + 8 18 - 18 = 0, तो ये बिल्कुल ठीक है।
तो अल्फ़ा ऑप्शन ही हमें आंसर मिल गया फ़ौरन कि ये वाले जो पॉइंट्स हैं वो आप इस दोनों इक्वेशन में पुट करें तो आंसर जो है वो बिल्कुल ठीक मिल गया। अब 3 1 मैं इसमें पुट करता हूँ। 3 1 देखिएगा, 3 1 जो है वो इसमें पुट करें तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 - 3 + 2 = 0। तो ये बनेगा 3 - 3 = 0। बिल्कुल ठीक है, ये वाला पॉइंट इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। और 2 0 मैंने इसमें नहीं पुट किया, अभी दोनों पॉइंट्स पुट करने हैं। 2 0 पुट किया बेटा तो ये बन जाएगा 4 + 0 - 6 - 12 और +8 0। तो देखें 12 - 12 0, 2 0 इन दोनों में पुट करें, 3 1 भी दोनों में पुट करें। ओके, तो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करने चाहिए तो फिर आंसर आपको मिलेगा। बात समझ रहे हैं? 2 सेकंड का थोड़ा सा पॉज ले लें और फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है जी। क्वेश्चन 20 के बाद हमने करना है क्वेश्चन 21। What is the angle theta if the equation of circle and line as follows? अब यहाँ पर आप देखें तो हमने इक्वेशन एंगल फाइंड करना है, तो यहाँ पर ज़रा आप गौर करें तो ये जो डायग्राम बनी हुई है, ये वाली जो डायग्राम है, इसमें से ये वाली जो CO, इसको आप कह लें कि CD, और इसको चलें सेंटर जो है इसको मैं कोई भी कह देता हूँ, ये E है। ये एक ट्रायंगल बन रही है इस तरह से, ये इसका सेंटर है 4 और 0, ये C पॉइंट है और ये D है, ये अल्फ़ा, ये हमने फाइंड करना है। ठीक है। अच्छा, अब आप देखिएगा कि ये जो लाइन है इस तरह से, इसका जो इंक्लिनेशन है अल्फ़ा, ये एक्यूट एंगल है, एक्यूट है। अब यहाँ से अभी हमें पता चल जाएगा कि y - x + 2 = 0, y = x - 2, तो x का कोफिशिएंट m और m = tan अल्फ़ा होता है, tan अल्फ़ा = 1, अल्फ़ा = tan इनवर्स 1, तो 45 डिग्री, तो ये बन जाएगा 45 डिग्री। अब आप ज़रा गौर करें, ये जो 4 0 है ये तो सर्कल का सेंटर है। अब CE भी रेडियस है और ED भी रेडियस है, और ये यूनिट सर्कल है तो इसका रेडियस 1 है। CE की वैल्यू भी 1 है, ED की वैल्यू भी 1 है। अगर यहाँ पर एंगल अल्फ़ा 45 है और इसके सामने जो रेडियस है वो 1 है, तो लाजमी बात है कि 1 रेडियस के सामने यहाँ पे भी 45 होगा, ये एंगल भी 45 बनेगा। अब सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री, 45 + 45 90, तो ये भी 90 होगा। यानी कि यहाँ पर एंगल थीटा जो है, एंगल थीटा जो बन रहा है ये वाला, ठीक है, वो 90 बनेगा, क्योंकि डायग्राम स्केल के मुताबिक तो नहीं बनाई हुई। ओके, मैंने भी जस्ट क्वेश्चन को देखकर बनाई है, तो एक्चुअली ये यहाँ पर इस तरह करके ये 90 डिग्री बनेगा, जो कि करेक्ट ऑप्शन है चार्ली। ओके बेटा, यानी कि 3 क्वेश्चन इस स्टेटमेंट के मुताबिक इस डायग्राम से रिलेटेड थे, तो वो तीनों क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। इसी तरह चलते जाते हैं, और क्वेश्चन है 22, ये 3.3 से रिलेटेड, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, देखने से लग रहा है कि मैं कॉलम 1 और कॉलम 2 को ऐड करूं तो कॉलम 1 के सारे एलिमेंट्स अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा बन जाएंगे, और वहां से मैं अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा कॉमन लूं तो कॉलम 1 और कॉलम 3 आइडेंटिकल होंगे। तो जब 2 रोज़ या 2 कॉलम आइडेंटिकल होते हैं तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होता है? 0 होता है, अल्फ़ा ऑप्शन। बाकी आप सोल्व कर लें तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा, बीटा प्लस गैमा, अल्फ़ा प्लस गैमा और अल्फ़ा प्लस बीटा। ये सिर्फ आप लोगों के सॉल्यूशन के लिए कर रहा हूँ, जिसमें मैंने कॉलम 1 में कॉलम 2 को ऐड कर दिया, कॉलम 1 में चेंज। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा जो है वो कॉमन लिया यहाँ से, तो 1 1 1, बीटा प्लस गैमा, अल्फ़ा प्लस गैमा, और उसके बाद अल्फ़ा प्लस बीटा, और ये 1 1 1। तो देखें कॉलम 1 और कॉलम 3 सेम है, आइडेंटिकल हैं, तो इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो क्या होगा? 0 होगा। तो अल्फ़ा ऑप्शन बन जाएगी, 0 इंटू समथिंग 0 आ जाएगा। क्वेश्चन देखिएगा जी 23, द स्लोप ग्रेडियंट ऑफ द कर्व
इज़ 15 व्हेन x कोऑर्डिनेट्स आर। सबसे पहले स्लोप या ग्रेडियंट एक ही बात है। स्लोप बेसिकली क्या होता है, डेरिवेटिव। इसका आप डेरिवेटिव लें और वो दिया हुआ है 15, तो dy बाय dx लिखा इज इक्वल टू 3x स्क्वेयर माइनस 6x माइनस 9। dy बाई डी एक्स की जगह पे लिख दिया 15 इज इक्वल टू 3x स्क्वेयर माइनस 6x माइनस 9, क्योंकि m जो है वो इक्वल होता है dy बाई डी एक्स के। अब 3 से इसको डिवाइड कर लें तो x स्क्वेयर माइनस 2x, बल्कि नहीं 15 को आप इधर ले आए तो या आप 3 से पहले डिवाइड भी कर सकते थे, तो 3x स्क्वेयर माइनस 6x माइनस 9 और माइनस 15 इज इक्वल टू 0। 3x स्क्वेयर माइनस 6x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। 3 से बेटा डिवाइड कर दें तो माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। फैक्टर बना लें या इसको बैक सोल्व भी कर सकते हैं। 2 पुट करें 4 माइनस 8 माइनस 8, ये आंसर नहीं दे रहा। फर्स्ट जो है वो अल्फ़ा ऑप्शन नहीं बन रही इसकी। बाकी इसको आप सॉल्व कर ले, ज़्यादा बेहतर है। एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन ले लिया, x माइनस 4 प्लस 2 कॉमन ले लिया, x माइनस 4, तो x माइनस 4 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू माइनस 2 आ गई और 4 आ गई, तो इसकी करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगी, चार्ली बनेगी। वेरी सिंपल क्वेश्चन था। डेरिवेटिव लें, डेरिवेटिव को स्लोप कहते हैं, उसकी वैल्यू 15 दी हुई है, वैल्यू पुट करें, सिंप्लीफाई करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, फैक्टर्स बनाए तो x की वैल्यूज़ आ गई। अब चलते हैं जी क्वेश्चन 24 से ऑनवर्ड। तो अ पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन x ऑफ t इज शोन बिलो, आंसर द फॉलोइंग 2 क्वेश्चंस यूजिंग दिस फिगर। 2 क्वेश्चन जो हैं वो इस फिगर से रिलेटेड हैं। तो देखिएगा ये इस तरह से फिगर है जिसमें 0 1 2 3 ये पॉजिटिव टाइम है ये, और x ऑफ t ये फंक्शन का है। स्पीड टाइम ग्राफ चाहे समझ लें इसको। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 0 to 4 x ऑफ t dt। अब यहाँ पर सिर्फ उसने वैल्यू पूछी है इसकी, उसने एरिया नहीं पूछा। डेफिनेट इंटेग्रल का जो क्वेश्चन होता है वो बेसिकली 2 तरह से होता है, या तो सिंपल वो इंटेग्रल पूछ लेता है या वो एरिया पूछ लेता है। अब इससे रिलेटेड 2 एक्सरसाइजेज आपने बुक में पढ़ी हुई हैं। एक है एक्सरसाइज 3.6 जिसमें डायरेक्ट जो है वो इंटेग्रल पूछता है क्वेश्चंस का, और 3.6 में जाके वो एरिया पूछता है, एरिया इनक्लोज्ड बाय द कर्व, इस तरह के क्वेश्चंस हैं। तो दोनों में फ़र्क आता है। जब आप डायरेक्ट इंटेग्रल लेते हैं तो वैल्यूज़ नेगेटिव भी आती हैं, ओके। बिलो द एक्स एक्सिस जो है वो जो भी वैल्यू आएगी इंटेग्रल की वो नेगेटिव आएगी, और अबव एक्स एक्सिस जो है वो पॉजिटिव आएगी। लेकिन जब हम ओवरऑल एरिया की बात करेंगे तो एरिया जो है वो हमेशा पॉजिटिव आएगा, एरिया जो है वो पॉजिटिव आता है। अगर नेगेटिव वैल्यू भी कोई आ रही हो तो हम उसको पॉजिटिव में करके तो ऐड कर लेते हैं। अब देखिएगा बेटा, तो जब 0 to 4 में गए तो 0 से 4 में हमारे पास ये 4 पोर्शन हैं, 1 2 3 एंड 4, ओके। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब ये जो देखें तो अब क्योंकि x ऑफ t हमारे पास फंक्शन जो है इन टर्म्स ऑफ t नहीं है जिसका हम इंटेग्रल ले सकें, अभी हमें हेल्प जो है वो इसकी डायग्राम से लेनी पड़ेगी। x ऑफ t जो है वो टी स्क्वेयर प्लस 5t प्लस 6 इस फॉर्म में नहीं है। जनरल x ऑफ t लिख दिया है कि वो t वेरिएबल में कोई ना कोई फंक्शन है। तो अभी हमें डायग्राम की हेल्प लेनी पड़ेगी और इसके एरिया से वैल्यूज़ लेनी पड़ेगी, लेकिन जो नेगेटिव आएगी उसको हम नेगेटिव ही कंसीडर करेंगे। बात फॉलो करिएगा ज़रा। देखें ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, और राइट एंगल ट्राइंगल का जो एरिया है वो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। इसमें देखें तो हाफ इंटू बेस 1 है और हाइट भी 1 है, तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू 1 इंटू 1, तो इसका एरिया जो है वो आ जाएगा 1/2। अब ये एक रेक्टेंगल है तो इसकी जो बेस है वो 1 है और हाइट भी 1 है, तो इसका एरिया आ जाएगा 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस, अब ये देखें तो बेस इसकी 1 है और हाइट भी 1 है, तो इसका एरिया आ जाएगा 1/2 इंटू 1 और इंटू 1, तो इसका एरिया भी 1/2 आ रहा है। अब इसमें देखें तो मैं चारों का एरिया ऐड कर रहा हूँ। इसमें देखें तो इसका एरिया जो है, मतलब एरिया की एग्जांपल से बेस 1 है, हाइट भी 1 है, तो यह आ जाएगा 1/2 इंटू 1 इंटू 1,
तो ये आ जाएगा -1/2 बेसिकली, -1/2, क्योंकि इंटेग्रल जो है वैल्यू हमने फाइंड करनी है, वैल्यू इसकी -1/2, 1/2 + 1 + 1/2, -1/2 कैंसिल हो गया, तो 1 + 1/2, 1 + 0.5, तो 1.5 आंसर है इसका, चार्ली ऑप्शन। ओके बेटा, अगर वो पूछता इसी क्वेश्चन में एरिया यानी कि 1/2 + 1 + 1/2, 1/2 1/2 1, 1 + 1 2, तो फिर 2 में आपने 1/2 ऐड कर देना था, यानी कि 2 + 1/2, तो फिर एरिया अगर वो पूछता तो 2.5 आंसर आना था। उम्मीद है कि आप फॉलो कर रहे होंगे मेरी बात। अगर सिंपल वैल्यू पूछी है, इंटेग्रल पूछा है, तो आपने उसको सॉल्व करना है, और अगर बिलो एक्स एक्सिस कहीं पे इंटेग्रल की वैल्यू आ रही है तो वो नेगेटिव आएगी, और अगर एरिया पूछा है तो बिलो एक्स एक्सिस वैल्यू जो आ रही है उसको भी आपने पॉजिटिव ही कंसीडर करना है एरिया के लिए। ओके, मुझे उम्मीद है कि आपको इससे जो है ना फ़र्क क्या करना, यानी कि आपको समझ आ रही होगी। ओके, देखिएगा जी नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ y ऑफ t इज इक्वल टू dx/dt, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। y ऑफ 1.5 पे 1 है, 1.5 तो यहाँ पर है ना, 1.5 पर 1 है ना वैल्यू, बिल्कुल 1 है। फिर y ऑफ 3 पर 0 है, y ऑफ 3 पर देखिए 0 है, बिल्कुल अल्फ़ा ऑप्शन ही करेक्ट है। बीटा ऑप्शन देख लें, चलें जी, बीटा ऑप्शन क्यों रॉन्ग है मैं बताता हूँ। 1.5 पर 1 है, बिल्कुल ठीक। y ऑफ 3 पर -1, y ऑफ 3 पे तो -1 नहीं है, ग्राफ के मुताबिक तो नहीं है, तो बीटा ऑप्शन रॉन्ग ऑप्शन है, ठीक है। y ऑफ 1.5 इज इक्वल टू 0, 1.5 पे तो 1 है, ये भी रॉन्ग। 1.5 पे 0, 1.5 पे तो 1 है, ये भी रॉन्ग। तो इस तरह से इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो बनती है अल्फ़ा। ओके, आप फ्यूचर के इंजीनियर हैं और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको हर चीज़ अच्छे से समझा सकूँ। ले जी, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन 26। द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x-1 का स्केयर -2 फॉर फिजिबल रीजन x इज़ लेस एंड इक्वल टू 2 एंड x इज़ ग्रेटर एंड इक्वल टू -2। सबसे पहले तो हम इसका जो है ना स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, तो ये बनेगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -2x + 1 -2, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -2x और -1। अच्छा, किसी भी फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू होती है, मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू हम सेकंड डेरिवेटिव से पता लगाते हैं। एक्सरसाइज ये 2.9 सेकंड ईयर, तो उसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू हम उसके सेकंड डेरिवेटिव से पता लगाते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0 करें फॉर स्टेशनरी पॉइंट, तो फर्स्ट डेरिवेटिव लिया तो यह आ जाएगा 2x -2। ओके, और इसके बाद हम लिखेंगे, हमारे पास ये आ जाएगा, देखें एक मिनट, 2x इज इक्वल टू -2, और ये हमारे पास आ जाएगी फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू, अब 0 करें, f प्राइम x इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से वैल्यू निकाली 2x -2 और 2x इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू 1 आ गई। अच्छा, अब देखें यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू जो 1 है, ये अगर मैं सेकंड डेरिवेटिव में पुट करता हूँ, सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू 2 आती है, सेकंड डेरिवेटिव में 1 पुट करता हूँ तो ये ग्रेटर देन 0 आ रही है, यानी कि x इक्वल टू 1 पर ये फंक्शन मिनिमम ही है। ओके, अच्छा, अब ये वाली वैल्यू जो है हमारे पास, ये x इज इक्वल टू 1 जो है ये फंक्शन में पुट करें, यानी कि इस फंक्शन में ना आप वैल्यू पुट करें, f ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 -2 और -1, तो यह आ जाएगा 1 -3 -2। ओके, यानी कि एट x इज इक्वल टू 1 पर ये वैल्यू जो है वो -2 दे रहा है फंक्शन f ऑफ x, ये वाला, और एट x इज इक्वल टू 1 पर ये मिनिमम भी है, x जो है वो सेकंड डेरिवेटिव का आंसर ग्रेटर देन 0 है, तो ये मिनिमम है। अच्छा, उसके बाद एक और बात कि
ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, क्वाड्रेटिक फंक्शन बन रहा है, तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो 1 है, पॉजिटिव है, तो इसका जो ग्राफ है वो अपवर्ड बनेगा। ठीक है, अब ये 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है नहीं कर रहा, इस बहस में अभी हमने नहीं जाना, सिर्फ इसका ग्राफ अपवर्ड बन रहा है, ये भी बात मैंने आपको बता दी। तो मिनिमम वैल्यू एट x इक्वल टू 1 पर वो -2 देगा। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे। ओके बेटा, अब चलते हैं क्वेश्चन 27 पे जी। क्वेश्चन 27 देखिएगा कि f1 ऑफ x f2 ऑफ x दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ करेक्ट। यहाँ पर a और b जो लास्ट में कॉन्स्टेंट्स हैं वो a और b हैं जो कि डिफरेंट नज़र आ रहे हैं, और बाकी जो फंक्शन है वो सेम है, जैसे 1/3x³ - 2x² + 3x और फिर 1/3x³ - 2x² + 3x, ये सेम है। क्वेश्चन ऑप्शंस देखें ज़रा, ऑप्शन क्या कह रहे हैं, f1 ऑफ x एंड f2 ऑफ x हैव डिफरेंट मिनिमम मैक्सिमम वैल्यूज एज वेल एज स्टेशनरी पॉइंट। अब स्टेशनरी पॉइंट क्या होता है, स्टेशनरी पॉइंट जो है इसमें हमेशा फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0 होता है, और स्टेशनरी पॉइंट को दूसरा नाम इसको क्रिटिकल पॉइंट भी कह लेते हैं। स्टेशनरी पॉइंट का दूसरा नाम क्रिटिकल पॉइंट है, क्रिटिकल पॉइंट। अब ये मिनिमम पॉइंट भी हो सकता है, मैक्सिमम पॉइंट भी हो सकता है स्टेशनरी पॉइंट। जैसे अगर मैं ग्राफ से देखूं तो जैसे मिसाल के तौर पर ये ग्राफ है, तो यहाँ पर जो है फर्स्ट डेरिवेटिव 0 है, f'(x) इक्वल टू 0 है, लेकिन ये इसका मैक्सिमम पॉइंट है। अगर यहाँ पर आप आएँ इस पॉइंट पर तो ये भी इसका स्टेशनरी पॉइंट ही है, लेकिन ये इसका मिनिमम पॉइंट है। f'(x) 0 है ये, लेकिन ये इसका मिनिमम पॉइंट है। तो स्टेशनरी पॉइंट जो है ये समझने वाली बात कि वो फंक्शन का ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर फंक्शन या तो मैक्सिमम हो रहा हो या मिनिमम हो रहा हो। ओके बेटा, अब ऑप्शंस देखते हैं। f1 ऑफ x एंड f2 ऑफ x हैव डिफरेंट मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज एज वेल एज स्टेशनरी पॉइंट, यानी कि अगर उसका जो स्टेशनरी पॉइंट अगर डिफरेंट हैं तो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज़ भी डिफरेंट होंगी। नहीं, ऐसे नहीं है, यानी कि अगर स्टेशनरी पॉइंट जो है वो डिफरेंट हैं तो ज़रूरी नहीं है कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ भी डिफरेंट हों। ओके, और दूसरी बात यह है कि जब मैं इसका डेरिवेटिव लूँगा f'(1 ऑफ x और f'(2 ऑफ x), अब इसमें जो इज़ इक्वल टू मैं 0 करूँगा तो जो x की वैल्यू आएगी वो मैं दोबारा इसमें पुट करूँ तो a और b की वैल्यू तो डिफरेंट आनी है ना, a और b की वैल्यू तो फंक्शन की डिफरेंट आनी है, उसमें मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट डिफरेंट आएंगे, वैल्यूज़ मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ डिफरेंट आनी है। ओके, तो अल्फ़ा ऑप्शन हमारी करेक्ट ऑप्शन नहीं है, तो ये रॉन्ग ऑप्शन है। बीटा ऑप्शन में आए तो f1 ऑफ x एंड f2 ऑफ x हैव सेम मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज बट डिफरेंट स्टेशनरी पॉइंट। अब मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज तो सेम नहीं हो सकती, ओके, बट डिफरेंट स्टेशनरी पॉइंट, तो ये भी रॉन्ग है। सही है, तो ये हमारे पास जो है ये आ जाएगा, बीटा ऑप्शन भी रॉन्ग ऑप्शन है। चार्ली ऑप्शन देखें, f1 ऑफ x एंड f2 ऑफ x हैव डिफरेंट मिनिमम मैक्सिमम वैल्यूज बट सेम स्टेशनरी पॉइंट। हाँ, सेम स्टेशनरी पॉइंट के लिए मैक्सिमम और मिनिमम जो वैल्यूज़ हैं वो डिफरेंट आएंगी। ओके, क्योंकि जब स्टेशनरी पॉइंट हम यहाँ पे पुट करेंगे, स्टेशनरी पॉइंट में f'(x) इक्वल टू 0 करेंगे तो x की जो वैल्यू है वो इसमें मैं पुट करूँगा, तो ये a और b की वैल्यूज़ मस्ट भी डिफरेंट आएंगी, a और b की वैल्यू जो है वो मस्ट भी डिफरेंट आएंगी। ठीक है जी, तो इसलिए चार्ली ऑप्शन जो है बेटा इसकी करेक्ट ऑप्शन है, फर्स्ट स्टेशनरी पॉइंट्स। अच्छा, डेल्टा ऑप्शन देखें, f1 ऑफ x एंड f2 ऑफ x हैव सेम मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज एज वेल एज स्टेशनरी पॉइंट्स, तो ये भी रॉन्ग है। स्टेशनरी पॉइंट्स भी सेम हो जाएं, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज़ भी सेम हो जाए, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, सेम स्टेशनरी पॉइंट के लिए मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज़ डिफरेंट आएंगी यहाँ पे। तो ऑप्शन समझ आ रही है आपको, चार्ली ऑप्शन जो है इसकी करेक्ट ऑप्शन है बेटा। ओके, फिर भी आपको कोई इशू हो, प्रॉब्लम हो, आप कमेंट्स करके मेरे से पूछ सकते हैं। नंबर भी मैं अपना जो है ना वो सॉरी डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगा,
तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। ओके, अब चलते हैं जी क्वेश्चन 28 पे। तो 28 में देखें तो इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। एफ ऑफ एक्स हैज़ लोकल मिनिमम वैल्यू एट, फिर लोकल मैक्सिमम। तो लोकल मिनिमम या लोकल मैक्सिमम जो है वो स्टेशनरी पॉइंट पर ही लाई करते हैं। ओके, वो स्टेशनरी पॉइंट पर ही लाई करते हैं। अब इसका सबसे पहले हम डेरिवेटिव लेते हैं। देखिएगा बेटा, इसका डेरिवेटिव लिया, फर्स्ट डेरिवेटिव, तो ये आ जाएगा 1/3 3x स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाएगा x स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 3। ओके, फिर इसका सेकंड डेरिवेटिव ले लेते हैं यहीं पर, तो सेकंड डेरिवेटिव जो है वो आ जाएगा 2x माइनस 4। अब देखिए बेटा, स्टेशनरी पॉइंट के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0 लिखा, तो एफ प्राइम एक्स इज इक्वल टू 0, और ये बन जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। फैक्टर बना लो, एक्स स्क्वेयर माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 3 माइनस 1 कॉमन आ जाएगा, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की जो वैल्यू है वो आ जाएगी हमारे पास 1 और 3। अब ये जो x की वैल्यू 1 और 3 है, ये अब हमने सेकंड डेरिवेटिव में पुट करनी है। सेकंड डेरिवेटिव में देखें तो सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास है f प्राइम x इज इक्वल टू 2x माइनस 4। ओके, सबसे पहले मैंने 1 पुट किया, तो 2 इंटू 1 माइनस 4, 2 माइनस 4 माइनस 2। फिर मैंने पुट किया 3, तो 2 इंटू 3 माइनस 4, 6 माइनस 4, और ये 2 माइनस 2 पे लेस है और लेस देन 0, 2 ग्रेटर देन 0। अब जब लेस देन 0 है तो ये मैक्सिमम होता है। सेकंड डेरिवेटिव का आंसर लेस देन 0, तो मैक्सिमम, और मिनिमम होता है ग्रेटर देन 0 के लिए। अब देखिए ऑप्शंस, अब हम देखते हैं ऑप्शंस। देखें तो उसने लिखा है कि एफ ऑफ एक्स हैज़ लोकल मिनिमम वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू 1 एंड लोकल मैक्सिमम एट एक्स इक्वल टू 3। लेकिन यहाँ पर हमने मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल टू 1 है और मिनिमम जो है वो एट एक्स इज इक्वल टू 3 है। ओके, मिनिमम एट एक्स इक्वल टू 3 है, तो अल्फा ऑप्शन रॉन्ग है, फॉल्स है। बीटा ऑप्शन देखें तो एफ ऑफ एक्स हैज़ लोकल मैक्सिमम वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू 1 एंड लोकल मिनिमम एट एक्स इक्वल टू 3। तो ये देखें, लोकल मिनिमम एट एक्स इक्वल टू 3 एंड लोकल मैक्सिमम एट एक्स इक्वल टू 1। तो ये हमारा आंसर ठीक है, बीटा ऑप्शन हमारी करेक्ट ऑप्शन है। आगे लिखा है कि एफ ऑफ एक्स हैज़ लोकल मिनिमम एट एक्स इक्वल टू 1, रॉन्ग है। एट एक्स इक्वल टू 1 पे तो ये मैक्सिमम है। ओके, अभी हमने सॉल्व किया आपके सामने, तो चार्ली ऑप्शन भी रॉन्ग है, डेल्टा ऑप्शन तो वैसे भी नॉन ऑफ दी अबव है, तो यहाँ पर बीटा ऑप्शन बेटा इसकी करेक्ट ऑप्शन है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है 29 एंड 30, इस डायग्राम से रिलेटेड है। तो आंसर द फॉलोइंग 2 क्वेश्चन यूजिंग दिस फिगर। तो OABC एक पैरेललोग्राम है। द एंगल थीटा बिटवीन लाइन सेगमेंट्स OA एंड OB के दरमियान आपने एंगल फाइंड करना है। तो हम इसकी पहले स्लोप्स फाइंड कर लेते हैं। OB और OA की स्लोप्स फाइंड कर लेते हैं। मैं इसको कह देता हूँ M1 और इसको कह देता हूँ M2। तो M1 के लिए हम पहले फाइंड करें y2 माइनस y1, 1 माइनस 0 ओवर 2 माइनस 0, 1/2 आ जाएगा। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं। M2 के लिए यह आ जाएगा 3 माइनस 0 ओवर 1 माइनस 0, तो यह आ जाएगा 3। तो tan थीटा इज इक्वल टू एंगल बिटवीन 2 स्ट्रेट लाइंस का फार्मूला होता है M2 माइनस M1 ओवर 1 प्लस M1 M2 और होल मॉड। M2 की वैल्यू बेटा क्या है, 3 है। M1 की वैल्यू 1/2 है। M1 की वैल्यू 1/2 है। M2 की वैल्यू 3 है। इसको सॉल्व कर लें तो ये बनेगा 3 माइनस 6 माइनस 1/2 ओवर, ये आ जाएगा 2 प्लस 3 ओवर 2, ये बन जाएगा 5/2 मल्टीप्लाई बाय 2/5, कैंसिल हो जाएगा। तो tan थीटा इज इक्वल टू 1 है, तो tan इनवर्स 1 जो है ये आ जाएगा 45 डिग्री। तो यहाँ पर जो एंगल मिलेगा हमें वो मिल जाएगा 45 डिग्री। समझ रहे बात? तो ये कैलकुलेशन से हमें आंसर मिलेगा। तो ये हमें
45 डिग्री मिल गया। ओके बेटा, तो चार्ली ऑप्शन इसकी करेक्ट ऑप्शन है। अब देखिएगा जी, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। बिल्कुल आपने बोर नहीं होना, बड़ी हिम्मत की है आपने, मेरा साथ देकर साथ साथ चले हैं। तो इफ़ ओ ए सी बी फॉर्म द पैरेललोग्राम द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी इज़, तो यहाँ पर एक पैरेललोग्राम जो अभी हमने बनाई है, ठीक है, ये है 0 0, ये है जी 2 1, और ये हमारे पास 1 3 है, और सी हमने फाइंड करना है जो कि एक्स वाई है। तो एक तो इसका मेथड ये है कि आप इसकी जो है ना स्ट्रेट लाइंस फाइंड करें, दोनों की ऑपोजिट साइड्स को इक्वल करें, ऑपोजिट साइड्स की जो है ना स्ट्रेट लाइन फाइंड करें, फिर उन ये वाली दोनों इक्वेशंस फाइंड करें, फिर उसको सॉल्व करें, जैसे एक्सरसाइज 4.3 में आप करते आए एनालिटिकल ज्योमेट्री में। वो बहुत लॉन्ग मेथड है। तो इसका बेटा एक शॉर्टकट है, बड़ा आपने जो है वो इसको अच्छे से देखना है। शॉर्टकट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखें, ऑपोजिट डायगोनल जो है सी और ओ हैं, और ये बी और ए है हमारे पास। ओके, यानी कि ये हमारे पास ये डायग्राम जो थी वही मैंने दोबारा बना ली। अब अपने सी के कोऑर्डिनेट्स एक्स और वाई फाइंड करने हैं। एक इसका तरीका ये है कि एक्स के लिए आप लिखें, इनके एक्स कंपोनेंट को ऐड करो 2 + 1, और ये जो एक्स कंपोनेंट है ये माइनस कर दो, तो ये 3 आ जाएगा। फिर y के लिए इसके y कंपोनेंट ऐड करो, अपोजिट वाले जो हैं 3 + 1, और इसका y कंपोनेंट माइनस कर दो, तो ये आ जाएगा 4। इस तरह से c जो है वो हमें मिल गया 3 और 4, जो कि अल्फ़ा ऑप्शन है। एक तरीका ये है, मेथड ये है। दूसरा ये है कि आप इसके x कंपोनेंट को ऐड कर लो, x + 0, और इक्वल कर दो इसके x कंपोनेंट 2 + 1, तो यहाँ से भी x की वैल्यू 3 मिल रही है। फिर आप इसके y कंपोनेंट को ऐड करो, y + 0 इक्वल कर दो इसके y कंपोनेंट 1 + 3, तो y की वैल्यू 4 मिल गई। तो यहाँ से भी c के कोऑर्डिनेट्स 3 और 4 मिल रहे हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है, ये आपने याद रखना है। तो अल्फ़ा ऑप्शन इसकी करेक्ट ऑप्शन बनती है बेटा। तो इस तरह से ये पेपर हमारा कंप्लीट होता है। तो कोशिश की है कि आपको मैं हर चीज़, हर स्टेप से, हर कॉन्सेप्ट से गाइड कर सकूं, जो भी इससे रिलेटेड चीज़ें आई हैं क्वेश्चंस में। तो इसको अच्छे से आप पढ़िएगा, कोई प्रॉब्लम होती है आप लाजमी मुझसे पूछें। इसको वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और अपना फीडबैक दें, और अपना ख्याल रखें, मेहनत करें, अल्लाह आपको कामयाब करे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए रायनूर को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़ बेटा।